सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से बैठक की गई और इस बैठक में इन तारीखों को लेकर फैसला लिया गया है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 स्तंभों पर खड़ा होता है: शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा। आज आप देख रहे हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली कई दशक के बाद कितने बड़े परिवर्तन से गुजर रही है। पीएम ने आगे कहा कि युवाओं को बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिलेगा। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर दिख रहा, इसलिए ये बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया। हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन को भी दी है। इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम का दौरा तय हो चुका है। आज वो 1 दिवसीय उत्तरकाशी जिले के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा में दर्शन और पूजन करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का उत्तरकाशी जिले के ही हर्षिल क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सभी तैयारी इस समय पूरी कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र में चल रहे औरंगजेब विवाद पर सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की विरासत को कोसना समाजवादी पार्टी की आदत है। दुर्भाग्य है कि उन्होंने औरंगजेब को आदर्श माना है। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब के पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद के लिए तरसा के रखा। औरंगजेब की तारीफ करने वालों को शाहजहां को पढ़ना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे। भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तो एक तरफ सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी अबू आजमी पर हमला बोला, तो इधर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के ही विधायक अबू आजमी पर बड़ी कार्रवाई की गई है
औरंगजेब से जुड़ी हुई टिप्पणी मामले में उन्हें विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले अबू आजमी के मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में छाया रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद वो अपने बयान से पलटे। इससे पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी, जबकि इसके निर्माण में 4,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। भारत से ब्रिटेन की यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आई है। भारत और ब्रिटेन में हुए एक समझौते के तहत अब लंदन आना जाना और भी ज्यादा सुगम होने वाला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड यात्रा के दौरान यूके में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी और उनका संदेश भी दिया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद अब उनके पिता आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने एक्स पर अपना बयान जारी कर कहा कि काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार उन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। इधर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। नदी की सफाई के लिए मशीनें लगाई गई और इसी बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। नाव में सवार होकर उन्होंने नदी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ चर्चा की। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ाने का भी प्लान बना रही है। सरकार यमुना में फेरी और क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है, जो कि यमुना नदी के लगभग 7 से 8 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए युद्धस्तर पर काम करने का फैसला लिया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की लापरवाही, स्टाफ की कमी और अधूरी पड़ी परियोजनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की और जल्द सुधार के निर्देश दिए। ऐसी 7 बिल्डिंग्स जिस हालत में ये है, उसी हालत में आप दिखाइए इस पूरे प्रेमिसेस को, जिस पे ऑलरेडी जो है करोड़ों रुपए, जिसका सैंक्शन वैल्यू था 1200 करोड़ और आज की इसकी रिवाइज अगर एस्टिमेट समझा जाए तो 2,500 करोड़ की वैल्यू के बाद भी ये जो पूरा का पूरा टेम्परेरी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनी उस समय, जिसपे अभी तक हम खर्चा कर चुके हैं, वो बिल्डिंग किसी भी प्रकार से यूटिलाइज होने वाली नहीं है। ना वहाँ पे बाथरूम्स हैं, ना वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन है, ना डॉक्टर्स के बैठने की जगह है। केवल बड़े बड़े हॉल बना दिए गए थे उस समय, और जो कि हॉल बनाने के बावजूद यूटिलाइज भी नहीं हुए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज 5 दिनों के दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। भागवत 3 दिन मुजफ्फरपुर में रहने वाले हैं, तो वही 2 दिन बिहार के अलग अलग क्षेत्र में यात्रा करेंगे और इस दौरान संघ प्रमुख आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत के बिहार आने के सियासी मायने भी अब तलाशे जाने लग गए। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर इस बार अपने नाम की वजह से चर्चाओं में। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठ रही है। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ गया है कि मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर होना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है।
आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल कर दी गई है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बुधवार को सदन में इसकी घोषणा की और उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़कर सुनाया। हालांकि निलंबन की अवधि में उन्हें कोई वेतन या फिर भत्ता नहीं मिलेगा। 25 फरवरी 2025 से उनकी सदस्यता फिर से प्रभावी होगी। उत्तराखंड की चमोली में आज बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां के गोविंद घाट में पहाड़ से गिरा एक बड़ा चट्टान का टुकड़ा सीधे लोहे के बने पुल पर गिरा, जिससे पूरा पुल ध्वस्त हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया। इसमें क्षतिग्रस्त पुल दिख रहा है। ये पुल सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब जाने के लिए रास्तों को जोड़ता था। चट्टान के गिरने से रास्ते भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि किसी को चोट नहीं पहुंची। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीला तूफान आया है। सोनमर्ग से एवलांच की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई। एवलांच से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई आपको नजर आएगी और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का सैलाब आ गया हो। पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक बर्फ लुढ़क करके आता नजर आ रहा है। सांसद अपने सरकारी आवास में बदलाव या फिर मरम्मत के लिए अब अधिक धनराशि का इस्तेमाल कर पाएंगे। लोकसभा की हाउस कमेटी ने इसके लिए मिलने वाली राशि की सीमा अब 1.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी, जो कि 230% की बढ़ोतरी है। और ये निर्णय सांसदों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया, क्योंकि कई सांसद अपने आवास में ऑफिस, गेस्ट रूम या फिर अन्य आवश्यक सुविधाएं जोड़ना चाहते हैं। नॉर्थ साउथ एवेन्यू में स्थित सांसदों के बंगले और फ्लैट काफी पुराने हैं, जिसकी वजह से मरम्मत और बदलाव की लागत बढ़ रही थी। लोकसभा सचिवालय के एक सर्कुलर में यह कहा गया है कि सांसदों के आवास में अतिरिक्त निर्माण के लिए वित्तीय सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई। हिंदी बनाम तमिल का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन लगातार इसे तूल दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तमिल संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाए। स्टालिन ने लिखा, अगर बीजेपी का ये दावा सही है कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री को तमिल से गहरा प्रेम है, तो उनके काम ये कभी क्यों नहीं दिखाई देता, उनके काम में ये कभी क्यों नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक कार्यों से ज्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भाषा विवाद के बीच कमल हासन ने भी स्टालिन का समर्थन किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल कमल हासन थे और वहीं तमिलनाडु के वेत्री कजगम के प्रमुख विजय ने भी परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता जताई। केरल विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ और लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी। दोनों ही अलायंसेस जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के साथ चुनावी रणनीति को भी तैयार कर रहे हैं और इसके बीच मतदाताओं में पैठ बना रही बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और वाम दलों की चुनौतियां बढ़ा सकती है। अगर बीजेपी सभी सीट पर चुनाव लड़ती है तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रानिया राव को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अरेस्ट किया है। दरअसल एक्ट्रेस के पिता खुद डीजीपी हैं और उन्होंने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। अधिकारियों के मुताबिक एक्ट्रेस के पास से तकरीबन 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक न्यायाधीश के सामने पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम इंडिया से मिली दिल तोड़ देने वाली इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने सही समय बताकर तत्काल प्रभाव से वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। स्टीव स्मिथ ने अचानक वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हुए सभी को चौंका दिया।